Hello everyone. Today we are going to cover the second part of the first chapter from Vistas, that is the third level. So without wasting a moment, let's get started. There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. तो जब चार्ली उस थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ उसको 1890s के कुछ चीज़ें वहाँ पे दिखते हैं, जैसे कि वहाँ पे तांबे का पीकदान रखा होता है फ्लोर पे, और स्टेशन की दूसरी तरफ वहाँ से एक लाइट चमकती है, अ ग्लिंट ऑफ लाइट, मतलब एक रोशनी आती है जो उसके अटेंशन को खींच लेती है। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी वहाँ पे रहता है जो अपने वेस्ट पॉकेट से एक सोने की घड़ी को निकाल रहा होता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और वो घड़ी के कवर को खोलता है। ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, और फिर अपनी घड़ी को देखता है और अपने अपने फोर हेड की जो त्योड़ियाँ होती हैं, यानी जो फ्राउन अपने भाव से कोड़ते हुए वो देखता है। ही वोर अ डर्बी हैट, और उसने एक डर्बी हैट पहन रखी हुई थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपर्स, और उसने 4 बटन वाला सूट पहना था जो कि ब्लैक 4 बटन थे। एंड विद टाइनी लेपर्स, लेपर्स क्या होता है, जो कॉलर होती है जो सूट में, उसे लेपर्स बोलते हैं। तो जैसे कि आजकल जो लेपर्स होते हैं बड़े आते हैं, लेकिन उस समय के जो लोग होते थे वो टाइनी लेपर्स, उनके छोटे लेपर्स होते थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल मस्टास, और उसका जो चेहरे का जो फेस का जो जो लुक था वो कैसा था कि वो उसका जो मूंछ थी वो बहुत ही मोटी और ब्लैक कलर की थी और हैंडल बार स्टाइल में कटी हुई थी, दैट इज़ यू शेप में, काफ़ी मोटी मुस्टास थी उसकी मूछें। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, और जब उसने पलट के देखा तो लगभग सब लोग जो थे वो 1819 के समय के लग रहे थे। स्टेशन पे जितने भी थे उसी समय का ड्रेस पहने हुए थे। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टासेस इन माई लाइफ। साइड बर्न्स क्या होता है, जो कलम, जो कान की कलम होती है वो जब मूछों से आके जुड़ जाती है तो लंबी सी साइड बर्न्स, उसी को कहा जा रहा है। कितनी मोटी और बड़ी कलमें होती थी पहले। चार्ली बोल रहा है कि इसने कभी भी आज तक इतनी ज़्यादा दाढ़ी वाले लोगों को नहीं देखा, और इतने साइड बर्न्स के साथ और फैंसी मुस्टाशेस के साथ। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और तभी एक औरत आती है, वो ट्रेन गेट से आती है निकल के, और उसने कैसा पहन रखा था ड्रेस। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने कुछ इस तरह का आउटफिट पहना हुआ था कि उसकी जो स्लीव्स थे, बाहें थी, वो ऊपर से बैगी टाइप की थी। मटन स्लीव मतलब नीचे से जाके उसका फोर हैंड के पास वो एकदम पतली सी थी उसकी स्लीव, लेकिन जो ऊपर जो शोल्डर के पास उसकी जो स्लीव थी काफ़ी बैगी टाइप की थी वो। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसके जो हाई बटन शूज़ थे वो उसके टॉप स्कर्ट की वजह से क्या हो रहा था, वो ढके हुए थे। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, पीछे क्या था, ट्रैक्स था, रेलवे ट्रैक। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और तभी चार्ली को किसकी झलक दिखी, ग्लिम्स मतलब झलक, किसकी झलक दिखी, लोकोमोटिव का। और लोकोमोटिव क्या है, अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइस लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। ये एक इंजन होता है जो कि कोयले से चलता है, तो उस समय करियर आइस लोकोमोटिव चलती थी। तो और उसकी जो उस ऊपर जो चिमनी थी वो कैसी बनी हुई थी, फनल शेप्ड स्टैक थी, जो चिमनी थी वो जैसे कुप्पी होता है उस टाइप में वो बनी हुई थी। एंड देन आई न्यू, और तब ये जानता था, ये समझ गया कि 1819 में पहुंच गया है, और सारे जो जो लोग दिख रहे हैं, वहाँ का जो सीन है वो वहीं का उसी समय का है, और उसको पता चल गया कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच चुका है। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. इस बात को और पक्का करने के लिए वो अखबार वाले लड़के के पास जाता है और उसके पैर के पास कुछ पेपर्स के बंडल रखे होते हैं, उसको देखता है वो। इट वॉज़ द वर्ल्ड। अब वो जो पेपर रहता है वो कौन सा पेपर होता है, द वर्ल्ड। जैसे कि हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण और हिंदू पेपर है, वैसे उस समय का 1890s का कौन सा था पेपर, द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और ये वर्ल्ड जो पेपर है काफ़ी समय से पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसमें जो मेन फ्रंट पेज में लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। और उसमें देखा उसने तो उस पेपर पे जो डेट पड़ी थी, प्रिंट डेट, वो जून 11 1894 थी। दैट मीन्स कि वो चार्ली 1894 में पहुंचा है, और वो तारीख कौन सी है, जून 11 है। जैसे हमारे यहाँ सुबह सुबह जब पेपर बॉय होते हैं वो निकलते हैं न्यूज़पेपर बांटते हैं, तो उस पर डेट लिखी होती है पेपर से, पता चलता है कि इसी दिन का वो पेपर है, तभी उसी दिन वो बांट रहा है। तो उसको सन में आता है कि वो उस समय पहुंच चुका है 1894
4 में पहुंच चुका है। सो I found that front page since in the public libraries or files and it was printed June 11। और इसको ये जो पुराने पेपर होते थे वो उसको पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में ही मिलते थे, किसको, चार्ली को। और जब वो देखता है कि वो आज उसको मिल रहा है, न्यूज़ बॉय उसको बेच रहा है, दैट मीन्स कि वो पास्ट में चला गया है। आई टर्न टूवर्ड द टिकट windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। अब जब वो पलट के टिकट विंडोज़ के पास गया, ये जानते हुए दैट हियर ऑन थर्ड लेवल तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के वहाँ टिकट विंडोज़ के पास मुड़ के जाता है। आई कुड बाय टिकट्स, और वो जानता था कि वो टिकट्स खरीद सकता है, दैट वुड टेक लुइज़ा, इतनी टिकट्स ले सकता है, 2 टिकट ले सकता है कि इसमें वो अपने वाइफ लुइज़ा के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जहाँ वो जाना चाहता था वो घूम सकता था, उसको ये पता था। इन द ईयर 1894, किस ईयर में, 1894। अब यहाँ पे वो मन बना लिया उसने कि वो अपनी वाइफ के साथ, उसके पास इतना पैसा है कि वो टिकट लेके टिकट विंडो से क्या कर सकता है, अपनी वाइफ के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जाके वो घूम सकता है। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब वो कितने टिकट चाहता था, सिर्फ 2 टिकट चाहता था, कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, अब यहाँ पे नैरेटर पूछ रहा है अपने रीडर से, क्या आप कभी गए हैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत ही बढ़िया अद्भुत नगर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, अब वहाँ के जो घर होते हैं वो लकड़ी के फ्रेम के बने होते हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रू द स्ट्रीट्स। अब वहाँ की जो सड़कें होती हैं, उनके जो पेड़ होते हैं साइड बाय साइड रोड पे, वो ऊपर से जाके आपस में मिलते हैं कुछ इस प्रकार कि वो एक छत बन जाता है। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स विद ट्वाइस एज लॉन्ग, जो गर्मियों की शाम होती है वो दुगनी वो डबल हो जाती हैं, यानी लंबी हो जाती हैं शाम। एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, और लोग लॉन्स में अपने बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और जो आदमी लोग होते हैं वो सिगार स्मोक करते हैं और आपस में शांति से बात करते हैं। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें होती हैं वो पाम से, ताड़ के पत्तों से बनी हुई हैंड फैन होता है, उसे वो हाँकती हैं, हवा करती हैं अपने आप को। विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, और साथ ही साथ क्या होते हैं उनके सराउंडिंग्स में जुगनू जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और वो कैसा होता है उनकी दुनिया, बहुत ही होती थी, पीसफुल होती थी। तो ये 1894 का ये एक टिपिकल टाइम बता रहा है, और जो माहौल होता है, सराउंडिंग होती है, वहाँ के लोग कैसे इंजॉय करते हैं अपने शाम को, गर्मी की शाम को, तो वो बता रहा है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। कह रहा है टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ऑफ, पीछे वापस चले जाना 1894 में, जबकि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार को होना बाकी है, कितने, 20 साल होना बाकी है, और सेकेंड वर्ल्ड वार को होने के लिए अभी 40 साल बाकी है फ्यूचर में। यानी वो 1894 में चला गया है, जिसमें कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार को 20 साल लगेगा होने में और 40 साल लगेगा सेकेंड वर्ल्ड वार को होने में। और इसको चार्ली को सिर्फ 2 ही टिकट चाहिए है ताकि वो अपनी वाइफ के साथ इलिनॉइस गेल्सबर्ग घूम सके। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hat band, but he figured the fare. फिर क्लर्क जो रहता है वहाँ पे काउंटर पे, वो फिर कैलकुलेट करता है फेयर की कितनी फेयर हुई इलिनॉइस के लिए, वो काउंट करता है। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैंड बैंड, लेकिन फिर वो पलटता है और चार्ली के हैट को, उसके फैंसी बैंड को देखता है। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन फिर अपने वो कैलकुलेशन में लग जाता है कि कितना हुआ टिकट का। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और चार्ली के पास इतना पैसा था कि वो 2 कोच टिकट्स ले सकता था, या एटलीस्ट एक तरफ का तो ले ही सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब चार्ली ने पैसे गिना और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क उसको घूर के देख रहा था चार्ली को। ही नॉडेड एट द बिल्स, और उसने इशारा किया सर हिलाते हुए, एट द बिल्स की ओर देखते हुए। दैट एंट मनी मिस्टर, और क्लर्क बोलता है कि मिस्टर श्रीमान ये पैसा नहीं है, यानी चार्ली जो पैसा निकाल के देने के लिए काउंट करता था, तो क्लर्क बोलता है कि ये मिस्टर ये पैसा नहीं है। ही सेड, और बोलता है क्लर्क, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। स्किन में मतलब होता है कि ठगना या स्विंडल करना, यानी चालाकी दिखाना, चालाकी से चकमा देना, और यू वोंट गेट वेरी फार का मतलब होता है कि आप कामयाब नहीं होगे।
सो क्लर्क बोलता है कि अगर आप मुझे चकमा देने के चक्कर में हो, यानी आप मुझे ठगने के चक्कर में हो, या मुझे आप सोच रहे हो कि नकली नोट दे के मुझे आप चकमा दे के भाग जाओगे लूट के मुझे, तो आप इस काम में कामयाब नहीं होने वाले हो. यू वोंट गेट वेरी फार, यू वोंट बी सक्सेसफुल. एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम. और फिर क्लर्क अपने कैश ड्रॉर में बगल में जो रहता है उसको देखता है. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स. और वाकई जो उसके क्लर्क के पास जो पैसा रहता है वो ओल्ड स्टाइल ज़माने का पैसा होता है. हाफ अगेन एज बिग एज अ मनी वी यूज़ नाउ डेज़. और वो लगभग हमारी जो आजकल जो हम पैसे इस्तेमाल करते हैं उसके जस्ट दुगने साइज़ का होता था वो. जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होते थे, नोटें जो होती थी काफ़ी बड़े बड़े होती थी और रंग भी डिफरेंट था. और फिर जैसे साल गुजरते गए, शताब्दियाँ दशक गुजरते गए, नोट की साइज़ जो है छोटी होती गई. तो उस समय 1894 की जो साइज़ थी वो काफ़ी बड़ी होती थी एंड डिफरेंट लुकिंग, देखने में भी अजीब सी होती थी, अलग अलग तरीके की होती थी. आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट. तभी चार्ली जो होता है वो भैया समझ जाता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है. इससे पहले कि क्लर्क पुलिस को बुलाए वो तुरंत वहाँ से निकलता है और भागता है बाहर. देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. अब बहुत ह्यूमरस वे में बोल रहा है यहाँ पे चार्ली कि भाई निकल लो यहाँ से, इससे पहले कि वो पुलिस को बुलाए. क्योंकि इवन 1894 में भी जो जेल होती थी वो वहाँ कुछ खास नहीं, वहाँ भी प्रॉब्लम होती थी. जेल में ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, तो वो जेल में सड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भाग निकला. एंड दैट वॉज दैट. और बस यही है जो उसके साथ हुआ वहाँ पे, यही वो शेयर कर रहा था. एंड आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज. और जिस रास्ते से वो आया उसी रास्ते उसने वो निकल गया. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर. अगले दिन चार्ली खाना खाते समय आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. फिर खाना खाने के बाद वो बैंक से $300 निकालता है. नियरली ऑल वी हैड. और इतना ही लुइजा और चार्ली के पास था. कितना? $300. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी. और उन्होंने पुरानी करेंसी एक्सचेंज कर ली. दैट रियली वरीड माई साइकाट्रिस्ट. और जब वो जाके बैंक से $300 निकाला और जाके उस करेंसी को एक्सचेंज किया, यानी न्यू करेंसी देख के पुरानी ओल्ड करेंसी खरीद लिया, एक्सचेंज कर लिया, तो ये बात उसकी जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था उसको बहुत चिंता में डाल दिया. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. और यहाँ पे बता रहा चार्ली रीडर से कि आप पुराने पैसे को खरीद सकते हो एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, यानी किसी भी कॉइन डीलर के पास जाके पुराने पैसे को एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रीमियम एक किस्त देनी होती है. माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. अब चार्ली बोल रहा है कि उसे कोई घाटा हुआ. उसने $300 दिए और बदले में उसको मिले कितने? सिर्फ $200 ओल्ड स्टाइल बिल्स मिले, यानी उसको $100 का घाटा हुआ. बट आई डिडंट केयर. लेकिन चार्ली को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. एक्स वो 13 सेंट्स अ डज़न इन 1894. क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि 1894 में जो अंडे हैं वो कितने हैं, यानी एक दर्जन जो है वो सिर्फ 30 सेंट्स के ही मिलते हैं, यानी महंगाई नहीं है 1894 में, खाने की चीज़ें जो सस्ती मिलती है. इसलिए उसने कहा कि कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कम भी मिला तो कोई बात नहीं, कि पुराने ज़माने के 1894 में चीज़ें सस्ती मिलती, इसलिए कहा कि आई डेंट केयर. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. अब यहाँ पे चार्ली बोल रहा है कि हालांकि जब उसने उसके बाद दोबारा जब ढूंढना चाहा वो कॉरिडोर उसे कभी भी मिला नहीं, थर्ड लेवल नहीं मिला जो ग्रैंड स्टेशन में था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. और हालांकि उसने बहुत बार ट्राई किया. लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. लुइजा ये सब सोच कर जब उसको बताया चार्ली ने तो बहुत ही वो चिंतित हो गई, परेशान हो गई. एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर. और लुइजा नहीं चाहती थी कि अब चार्ली अब और थर्ड लेवल के बारे में या थर्ड लेवल को खोजे. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप. और थोड़े समय के लिए वो रुक भी गया. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. फिर वो अपने रोज़मर्रा की तरह क्या है वो अपने जो स्टैम्प करेक्शन वाली हैबिट थी उसमें वो लग गया. बट नाउ वी वर बोथ. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर अब चार्ली नहीं बल्कि उसकी वाइफ लुइजा उसके साथ क्या है वो थर्ड लेवल की खोज में लग गए. एवरी वीकेंड, हर हफ्ते, हर छुट्टी के दिन, एवरी वीकेंड. बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ. अब चार्ली लुइजा के पास क्या है, कुछ सबूत मिल गया उनको दैट द थर्ड लेवल स्टिल देयर, कि बाकी थर्ड लेवल कोई एक एक इल्यूजन नहीं है, कोई हेलुसिनेशन नहीं है, बल्कि वो एक रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है. उनके पास कुछ हाथ में सबूत लगा है. माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड. अब यहाँ पे एक फ्रेंड है चार्ली का जिसका नाम है सैम वीनर, जो अचानक गायब हो गया.
Nobody knew where, किसी को नहीं पता कहाँ गया, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. अब यहाँ पे चार्ली कह रहा है मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, संदेह हो रहा है, क्योंकि सैम जो है वो एक शहर का लड़का है और चार्ली हमेशा सैम को अपने वो गेल्सबर्ग के बारे में बताता था, यानी 1894 के गेल्सबर्ग और इलिनॉइस के बारे में वो बताता था, और जहाँ पे गेल्सबर्ग में वो चार्ली ने अपना स्कूलिंग भी की है। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और जब वो स्टोरी बताता था गेल्सबर्ग के बारे में चार्ली उसको सैम को, तो सैम को बहुत अच्छा लगता था उसके बारे में सुनना और प्लेस के बारे में। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। अब उसको शक, उसको क्या हुआ, उसका दिमाग दौड़ा, उसने समझ लिया कि सैम जो है वो गेल्सबर्ग चला गया है। दैट मीन्स कि वो 1894 में टाइम ट्रेवल करके पहुंच गया है, इसलिए वो गायब हो गया है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड। अब यहाँ पे जो सबूत मिला है वो उसके बारे में बात कर रहा है कि एक रात चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन को ध्यान से देख रहा था। फसिंग मतलब होता है कि ही वॉज पेइंग अटेंशन, तो वो ध्यान से देख रहा था और समझ रहा था स्टैम्प कलेक्शन को। आई फाउंड, उसे कुछ मिलता है। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। अब वो अपने रीडर से पूछ रहा है क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कभी एक नया स्टैम्प इशू किया होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं उस न्यू इशूड स्टैम्प्स को खरीद लेते हैं। एंड यूज़ देम टू मेन ऑनवेलप्स टू देमसेल्व्स, तो वही स्टैम्प्स को क्या करते हैं वो अपने ही एड्रेस पे मेल कर देते हैं ऑनवेलप पे लगा के। टू द ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन सेल हुई है, इशू हुई है, उसी दिन वो ऑनवेलप पे लगा के स्टैम्प को अपने ही एड्रेस से भेज देते हैं। फिर पोस्ट मार्क क्या करता है, उस पर डेट ठप्पा लगा देता है कि वो इस डेट को इशू हुई है और इस डेट में ही मेल हुआ है। तो ये क्या था, ये इसी को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। और उस ऑनवेलप के अंदर कुछ होता नहीं था। दी ऑनवेलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उसी ऑनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं कि जिस दिन निकला वही उसी दिन का ये। दे आर नेवर ओपन, कभी भी वो खोला नहीं जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी ऑनवेलप, और आप क्या करते थे, सिर्फ उस लिफाफे में खाली ब्लैंक पेपर रख देते थे। दैट नाइट, उस रात क्या हुआ, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात जब ये ही वॉज इज फसिंग, जब ध्यान देख रहा था अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स को, तो उसमें से क्या हुआ, आई फाउंड वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर, तो उसको एक ऐसा कुछ मिलता है फर्स्ट डे कवर जो कि उस ड्रॉर में उसको नहीं मिलना चाहिए था, या उस जगह उसे नहीं मिलना चाहिए जहाँ से वो देख रहा था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वहाँ पे वो फर्स्ट डे कवर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, वो वहाँ पे था क्योंकि किसी ने ग्रैंड फादर के एड्रेस पे वो मेल किया था ऑनवेलप एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, जो कि गेल्सबर्ग में था। दैट्स वॉट दी एड्रेस ऑन दी ऑनवेलप सेड, और यही उस ऑनवेलप पे एड्रेस लिखा हुआ था, यानी किसी ने ग्रैंडफादर को, चार्ली ग्रैंडफादर को उसके गेल्सबर्ग के एड्रेस पे वो मेल किया था। दैट इज़ वॉट दी एड्रेस ऑन दी ऑनवेलप सेड एंड इट हैड बिन देयर सिंस जुलाई 18, और ये वहाँ तब से था, यानी कब से, जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट डेट, अब वो पोस्ट मार्क डेट को ये गारंटी कर रहा था, दिखा रहा था कि वाकई ये उसी डेट का है। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन चार्ली को कुछ याद नहीं आ रहा है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, और जो स्टैम्प था, जैसे यहाँ 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का, तो वहाँ पर जो ये स्टैम्प उस पर लगा हुआ था वो 6 सेंट का था और काफ़ी डल ब्राउन था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द ऑनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब नेचुरली क्या होता था, जब ऑनवेलप आता था तो ग्रैंड डैड क्या होता था, उनके मेल पे आता था। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, अब फिर वहाँ से वो सीधा अपने कलेक्शन में रख देते थे, जहाँ वो फर्स्ट डे कवर कलेक्शन रखते थे तो वहीं पे रख देते थे वो। एंड स्टेड देयर, अब वहीं पे वो रहता था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक चार्ली उसे खोल के देखना ले। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक इट रेड, अब जो उसे फर्स्ट डे कवर मिला है और उसके अंदर वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो खाली नहीं है। जनरली ऑनवेलप फर्स्ट डे कवर का खाली होता था, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वो लेटर के अंदर लिखा है, वही चीज़ें। चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, अब यहाँ पे चार्ली को पर्सनली लिखा गया मैसेज। क्या लिखा गया है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि तुम सही थे, बिल्कुल तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और मुझे विश्वास करना पड़ा कि वाकई तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, चार्ली ये सच्ची बात है। आई फाउंड द थर्ड लेवल,
मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। आई बिन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ और अभी भी एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और मैं डेलीज की सड़कों पे हूँ, उस रास्ते पे हूँ। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और कोई है जो पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, और वो लोग क्या हैं, वो अपने यानी घर के पोर्च बैठे हुए बरामदे में बैठ के क्या कर रहे हैं, कौन सा गाना गा रहे हैं, सिंग नेली होम गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और यहाँ पे मुझे बुलाया गया नींबू पानी के लिए भी। कम ऑन बैक, अब चार्ली से वो बोल रहा है कि आप भी यहाँ पे आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। जो लेटर जिसने मेल किया चार्ली को, वो कह रहा है कि तब तक ढूंढते रहो थर्ड लेवल को जब तक वो आपको मिल ना जाए, क्योंकि ये वाकई ही, विश्वास करो मेरा, ये ढूंढने लायक है। तो जिसने भी चार्ली को मैसेज किया है वो कह रहा है कि वाकई मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तुम भी यहाँ पे आ जाओ। द नोट इज़ साइंड सैम। अब यहाँ पे खुलासा हुआ कि ये सैम विनर वही है जो बीच में अचानक गायब हो जाता है, और जिसके बारे में चार्ली बोलता है कि जिसको मैं कहानी बताता था गिल्सबर्ग की, शायद ये शहर का बच्चा, ये वॉयजर, ये वहीं गया होगा क्योंकि उसको अच्छा लगता था। और ये जो साइन हुआ है वो सैम के नाम से हुआ है। इसका मतलब सैम 1894 में पहुँच गया है और उसने चार्ली को मेल किया है। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800. अब जिस स्टैम्प के लिए जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में वो जाता था चार्ली, तो वहाँ पे पाया कि सैम ने $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी को एक्सचेंज किया है। उसको पता चला दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, और जो $800 का उसने एक्सचेंज किया, पुराना ओल्ड स्टाइल करेंसी लिया, इतने में वो एक बढ़िया सा हे और फीड और ग्रेन बिजनेस कर सकता है। हे एंड फीड इन ग्रेन बिजनेस मतलब अनाज और हे का मतलब होता है घास फूस, मतलब जो चारे होते हैं, और अनाज से रिलेटेड जो बिज़नेस होता है, इससे रिलेटेड क्या है, वो अपना चारों से रिलेटेड वो अपना काम शुरू कर सकता है, अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकता है। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और हमेशा से वो यही चाहता था, यही वो करना ही चाहता था, वो अपना फीड एंड ग्रेन बिजनेस करना चाहता था। एंड ही सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अब जो ये सैम है वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता। उसका पुराना बिजनेस क्या था, नॉट इन गेल्सबर्ग, एटलीस्ट गेल्सबर्ग में तो वो अपना पुराना काम नहीं करना चाहता, इलिनॉइस में इन 1894। हीज़ ओल्ड बिजनेस, वैसे उसकी ओल्ड बिजनेस था क्या सैम का, वाई सैम वॉज माई साइकाट्रिस्ट। अब सैम का ओल्ड बिजनेस क्या था, वो एक साइकाट्रिस्ट था। अब आपको कुछ पता चला, खुलासा ये हुआ कि ये सैम विनर कोई और नहीं, उसका वही फ्रेंड है, साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, जो उसको कहता है कि तुम्हारा जो है, तुमने ये हमारी हालुसिनेशन है, ये तुमने ये जागते हुए सपना देखा जो कि पूरा हो गया है। तो ये स्टोरी है और बहुत ही मिस्ट्री से भरी स्टोरी थी, सस्पेंस से भरी हुई। सो आई होप you understood all that I have taught you today, and we'll see in our next video. So thank you so much for being with me in this lesson. Goodbye.